फ्रेंड्स, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू स्टडी विद कोच। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का 10th पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि ट्रिब्यूटरी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या फिर अमरावती। देखिए, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इसमें अमरावती नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगर बात की जाए कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? ये होता है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। किसका? कृष्णा नदी का। अगर बात की जाए कि किन किन राज्यों में कृष्णा नदी जो है प्रवाहित होती है, तो कौन से राज्य हैं वो? महाराष्ट्र हो गया एक, तो फिर कर्नाटक और कौन से राज्य हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में ये जो नदी है सिंचित क्षेत्र जो है वो सिंचित क्षेत्रों में बहती है और वहाँ पर सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है कृष्णा नदी। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? 3 तो यही होगी, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा। इनके अलावा कौन सी हैं? भीमा, कोयना, उसके बाद है दूधगंगा, पंचगंगा। ये इसकी जो हैं सहायक नदियां हैं किसकी? कृष्णा नदी की। अगर अमरावती की बात की जाए कि अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नेफा की फुल फॉर्म क्या है? NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, क्या होगी इसकी? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। तो हमें बताना है कि कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इसकी राजधानी की बात की जाए तो क्या राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बंगलोर में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर रेवाड़ी। देखिए, रेवाड़ी नहीं है, ये अवाड़ी है, ठीक है। तो जो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है, जहाँ पर हैवी व्हीकल्स जो हैं वो पार्ट्स बनते हैं, वो कहाँ पर है? वो अवाड़ी में बनते हैं। अवाड़ी की बात की जाए, कहाँ पर है अवाड़ी? ये चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु राज्य में, ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है चेन्नई। और यहाँ पर है अवाड़ी। अवाड़ी में क्या है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम या फिर वैशाखी। देखिए, असम में इनमें से बिहू जो है फेस्टिवल वो मनाया जाता है। ये किस समय मनाया जाता है? ये फसल कटाई जब होती है तब मनाया जाता है बिहू त्योहार। कहाँ पर? असम में। दुर्गा पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? ये फेमस है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ओणम ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। वैशाखी तो ये हरियाणा और पंजाब में मनाई जाती है। पंजाब में खास करके, लेकिन कुछ लोग जो है हरियाणा में भी रहते हैं तो वैशाखी जो है वो हरियाणा में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में
आर्थिक असमानता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिकली जो है वो इनइक्वालिटी, तो किसके द्वारा दर्शाई जाती है? निरक्षरता, अमीर गरीब, छुआछूत या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आर्थिक असमानता है वो भारत में दर्शाई जाती है अमीर और गरीब के द्वारा, क्योंकि वो आर्थिक असमानता के बारे में बात कर रहा है। अगर छुआछूत की बात की जाए तो ये सामाजिक असमानता को दर्शाता है क्या? छुआछूत। लेकिन जो अमीरी और गरीबी है वो आर्थिक असमानता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए जो चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था इसके शासनकाल में भारत आया था। किस राज्य से संबंधित था चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये गुप्त वंश से संबंधित था। किसका उत्तराधिकारी था? तो ये था समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। किसका? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? तो यह आया था हुएन सांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कौन आया? यह आया फाहियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर सांडों की लड़ाई। इसे बुल फाइटिंग भी कहते हैं, बुल फाइटिंग। तो देखिए स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है यानी कि जो वहाँ का नेशनल गेम है तो वो है बुल फाइटिंग यानी कि सांडों की लड़ाई। स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यहाँ की पेसेतो यहाँ की करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या फिर गया। देखिए जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने वो की थी वैशाली में। वैशाली कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में एक जिला है, बिहार में एक जिला है वैशाली। वहां पर गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। भिक्षुणी संघ जो था इसमें भिक्षुक रहते थे, भिक्षुक इसमें रहते थे। और भिक्षुक होते कौन थे? भिक्षुक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे वो भिक्षुक कहलाते थे और इसमें वो रहते थे भिक्षुणी संघ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमजद अली खां किस विधा से संबंधित हैं? सितार, सरोद, तबला या संतूर। देखिए जो अमजद अली खां हैं वो सरोद से संबंधित हैं, ये सरोद जो है वो बजाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अमजद अली खां बंगश। अमजद अली खां बंगश। अगर इनका जन्म देखा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ और ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ इनका जन्म। ग्वालियर किस ईयर में हुआ? 1945 में हुआ। ठीक है। अमजद अली खां को जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भी दिया गया है। कौन सा है वो? ये है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। और पहला कौन सा है? भारत रत्न। और पद्म विभूषण इन्हें दिया गया है किस ईयर में दिया गया इन्हें? 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया नहीं थे? देखिए जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी तो वो कई सारे लोगों ने मिलकर की थी, लेकिन उनके एक मुखिया थे, उनका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? MG रानाडे, पंडिता गणेश रामाबाई, गोपाल गणेश अगरकर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी कब हुई थी? सबसे पहले तो ये बात करते हैं, तो ये हुई 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और किस किस के सहयोग से हुई? MG रानाडे थे उसमें, MG रानाडे। और कौन था? आत्मा
राम आत्माराम पांडुकर थे इसमें। और कौन था? इनके जो मुखिया थे वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र जो थे इनके संस्थापकों के मुखिया थे। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में केशव चंद्र सेन दिया जाता तो ये राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? 1856, 1857, 1858 या फिर 1859। देखिए जो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो हुआ था 1857 में। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, क्रांति भी कहा जाता है। यह ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता को लेकर यह पहला संग्राम था और ये एक सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था। सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था ये, सैनिक विद्रोह से। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1857 में। लेकिन डेट क्या थी? 10 मई 1857। कहाँ से शुरू हुआ ये हुआ मेरठ से। मेरठ एक उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। और उसके बाद में ये झांसी, बरेली, कानपुर और किस जगह फैला? बिहार, दिल्ली, इन सब जगह पर फैला। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई? 23 अप्रैल 1929, 23 अप्रैल 1930, 23 मार्च 1931 या फिर 23 फरवरी 1933। जो शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च 1931। जो इनके लिए फांसी की डेट जो डिसाइड की गई थी वो थी 24 मार्च, लेकिन इन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। और किस लिए इन्हें फांसी दी गई थी? क्या अपराध था इनका? इन्होंने जो हमारी सेंट्रल असेंबली होती थी तब, सेंट्रल असेंबली, उसमें इन्होंने एक आवाजी बम फेंका था। सेंट्रल असेंबली में एक आवाजी बम फेंका था। उस अपराध के लिए इन तीनों को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को शहीद दिवस में मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो वो इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं, या कौन से फैक्टर जो है वो मिट्टी बनाते हैं? कौन कौन से हैं? हवा और पानी, बैक्टीरिया तथा केंचुआ, महीन पाउडर, शैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी या फिर ये सभी। देखिए जो महीन पाउडर, शैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी, बैक्टीरिया, केंचुआ, हवा और पानी, ये सभी मिलकर जो है वो मिट्टी बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो प्रचलन है वो किसके शासन काल में हुआ? देखिए सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि विमान शैली होती क्या है। विमान एक मंदिर होता है, सपोज कीजिए ये मंदिर है, ठीक है। जो मंदिर के ऊपर ये टावर सी बना दी जाती है ऐसे, इसको ही कहते हैं विमान, यानी कि शिखर। तो हमसे ये पूछा है कि ये किस वंश के मतलब शासन काल में स्टार्ट हुआ ऐसे मंदिर बनने? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश। देखिए राष्ट्रकूट वंश में विमान शैली का जो है वो प्रचलन हुआ। अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिर किसके शासन काल से बनाए जाने स्टार्ट किए गए? तो वो मौर्य वंश के। मौर्य वंश जब मौर्य वंशों का मतलब शासनकाल था मौर्यों का, तब से मंदिर बनने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन गुप्त काल में, गुप्त वंश का जब शासन था तब मंदिर अधिक संख्या में बनाए गए और राष्ट्रकूट के समय में विमान शैली का जो है वो प्रचलन, मतलब उसको विमान शैली का जो है शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। देखिए जो भारत में जो तंबाकू की खेती यानी कि जो एग्रीकल्चर हुआ टोबैको का, तो वो हुआ अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। और अकबर जो है वो
मुगल वंश से संबंधित है, मुगल वंश से। अगर मुगल वंश की स्थापना की बात की जाए, कब हुई थी मुगल वंश की स्थापना? ये हुई थी 1526 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, जहांगीर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, शाहजहां की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, या फिर औरंगजेब की जो शासन प्रणाली है उस पर प्रकाश डालता है? देखते हैं। देखिए जो आईने अकबरी है वो अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, जैसा कि बुक के नाम से भी पता चल रहा है, आईने अकबरी। देखिए अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। ये जो बुक थी आईने अकबरी, ये किसने लिखी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने किस भाषा में लिखी थी? ये फारसी में, फारसी में लिखी थी। और जो अबुल फजल थे, ये जो अकबर के 9 रत्न थे, नवरत्न, जिनमें से बीरबल एक थे, तो उन्हीं में शामिल थे अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर? देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। अगर बात की जाए कि उन राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो वो संसद हटा सकती है महाअभियोग लगाकर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो महाभियोग का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया है हमने, अमेरिका के संविधान से लिया है महाभियोग का जो कंसेप्ट है। अनुच्छेद मतलब जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 61 में ऐसा कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या फिर अतिक्रमण करे, यानी कि जो संविधान में प्रावधान है उनको ना माने या फिर उनकी सीमाओं से हटकर कुछ करे, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि भारत में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है, तो ऐसा उसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन बात यह है कि इसको किसी भी सदन में जो है कोई चाहे लोकसभा या राज्यसभा में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर सब। लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पहले सूचना दी जाती है, यानी कि पूर्व सूचना दी जाती है कि आप पर हम ऐसे ऐसे महाभियोग लगा रहे हैं। और जिस भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, चाहे वो लोकसभा में की जा रही है या फिर राज्यसभा में, तो जो वो 14 दिन पहले जो उनको नोटिस भेजा जाएगा उस पर उस सदन के एक चौथाई जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। किनके? 1/4 सदस्यों के, जिस भी सदन में वो महाभियोग जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? रोहतांग, जिल, काराकोरम या फिर जोजिला? देखिए इन चारों ऑप्शन में से काराकोरम सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दर्रा क्या होते हैं? पासेस, इनको इंग्लिश में पासेस कहते हैं। जब मतलब जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनको काटकर उनको जो है नदी जब काट देती है और उनसे एक रास्ता बना लिया जाता है तो उसे ही दर्रा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में जो है वो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वो है काराकोरम। कितनी इसकी ऊंचाई है? तो ये है 18,176 फीट ऊंचा जो है ये ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। और ये चीन और भारत को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? निसार खां, याकूब खां, जानी बेग या फिर अली खां? देखिए जो अकबर ने जो उड़ीसा के क्षेत्र थे उनको जीता था और उसका शासक किसे बनाया? वो बनाया निसार खां को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें।
फ्रेंड्स, अगर आपने इन जो हमारे सेशन चले हुए हैं इनकी अगर पीडीएफ नहीं ली है तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ और साथ साथ आपको अलग से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन फील्ड में आपको मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। देखिए जो शांतिवन है वो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे ये कौन? जवाहरलाल नेहरू। और जो ये शांतिवन जो इनका समाधि स्थल है ये दिल्ली के रिंग रोड पर अवस्थित है, रिंग रोड पर अवस्थित है। अगर बात की जाए कि इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? इसका नाम है वीर भूमि, वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट, विजय घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। हमें इसमें से बताना है कि यूएनओ का कौन सा एक पार्ट नहीं है। तो देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का एक ऑर्गन नहीं है, ये इसका एक अंग नहीं है। जनरल असेंबली यानी कि महासभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यास परिषद, न्यास परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। ये तीनों जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग हैं यानी कि इनके अंग हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसके जो है छह इसके मुख्य अंग हैं। 3 इनमें से ये है महासभा, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद। चौथी कौन सी है? आर्थिक सुरक्षा परिषद, आर्थिक सुरक्षा परिषद। 5वीं कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और कौन सी बचती है हमारी? देखिए मुझे 6 नंबर ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको उसमें कमेंट में करके बता दूंगी कि 6 नंबर की कौन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी या फिर महात्मा गांधी। देखिए संविधान के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। संविधान सभा की स्थापना जो है वो कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशंस थी उस पर हुई। संविधान सभा का जो गठन हुआ, कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशन थी उन पर उसका गठन हुआ। कब हुआ ये? जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। इसका जो प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई? वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी जो बैठक हुई उसमें कब हुई? वो 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन बाद ही हुई। और उसमें जो अध्यक्ष चुने गए, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी थे, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनका उपग्रह नहीं है, जिनकी सैटेलाइट नहीं है? बुध और शनि, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र। देखिए बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह यानी कि उनके मून नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागा दावा किस धर्म का पर्व है यानी कि फेस्टिवल है? बौद्ध, इस्लाम, जैन
हिंदू। ठीक है, तो जो सागा दावा फेस्टिवल है वो बौद्ध धर्म का पर्व है। ये कहाँ पर मनाया जाता है मेनली? ये तिब्बत में मनाया जाता है, तिब्बत में। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके एनलाइटमेंट के लिए ये जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो तिब्बती कैलेंडर है, तिब्बती कैलेंडर के चौथे माह में, कैलेंडर के 4th मंथ में, चौथे माह में ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है सागा दावा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मुहाना, केरल का समुद्र तट, कच्छ का रण, गोदावरी का मुहाना। सबसे पहले अगर लूनी नदी की बात करें, राजस्थान में बहती है ये, राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात में, गुजरात। अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ये जो बी नंबर है, केरल का समुद्र तट, ये कट जाएगा। गोदावरी का मुहाना, ये कट जाएगा। गंगा मुहाना भी नहीं है। कच्छ का रण बचता है, तो जो लूनी नदी है वो गिरती है कच्छ का रण में। अगर लूनी नदी के उद्गम की बात की जाए, उद्गम यानी कि ओरिजिन, कहाँ से निकलती है ये निकलती है राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ियों से। जो नाग पहाड़ियाँ हैं ये अरावली जो हिल्स हैं उसका ही पार्ट है, तो उसमें से जो है ये निकलती हैं और ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, यानी कि कच्छ के रण में गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है अगला। भारत में ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या फिर पीली क्रांति? जो भारत में ऑपरेशन फ्लड है वो श्वेत क्रांति से यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। और जो ये है ये मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से, दूध से यानी कि, है ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कौन से? श्वेत क्रांति। कब हुई है भारत में? ये हुई 1998 में। इसके जो संस्थापक कहे जाते हैं या जनक ना, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कौन कहे जाते हैं भारत में? तो ये कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न से संबंधित है। खाद्यान्न में मेनली जो है गेहूं और चावल से। पीली क्रांति तो ये दालों से संबंधित है, दालों के जो उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा है? रक्षा, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, CPWD या फिर रेलवे? देखिए जो रेलवे है ये भारत में सरकारी संगठन में सबसे बड़ा है, रेलवे। ठीक है, अगर रेलवे मंत्री की बात की जाए, रेल मंत्री की, तो कौन है अभी रेल मंत्री? तो ये है पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। और रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं VK यादव। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।